में कहना चाहता हूं कि जब सासाराम का नाम आता है तब हम हमेशा देश के महान नेता, सामाजिक न्याय के प्रतीक, जो लगातार 30 साल केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके थे और जो आज भी अपने प्रशासनिक योग्यता और कुशलता के और खास तौर से कृषि मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में जो उनका योगदान है वो हमारा देश कभी भूल नहीं सकता। ये बाबू जगजीवन राम का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप लोग सब जानते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि कल से हम सासाराम में हमने अपना समय बिताया। आज सुबह महापंचायत हुई और आज दोपहर को 2:30 बजे कैमूर जिले में ही एक जनसभा को तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी, हमारे युवा नेता कन्हैया कुमार जी, साथी प्रवक्ता अंशु रंजीत जी और हमारे सीएलपी शकील अहमद खान जी आपको संबोधित करेंगे। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एक तरफ आप देख रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और अलग अलग राज्यों से जो किसान और किसान संगठन दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको किस तरह से रोका गया। ड्रोन से आंसू के गोलियां, आंसू गैस छोड़ा गया है, सड़कों पर कीले लगाए गए हैं और इन किसान संगठनों पर भारी अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है मोदी सरकार की ओर से। मोदी सरकार 3 साल पहले मजबूर हुई, उन्होंने 3 काले कानून, कृषि कानून वापस लिया। प्रधानमंत्री ने, हालांकि जबरदस्ती उसको पारित किया गया था लोकसभा में और राज्यसभा में, पर फिर भी आंदोलन के बाद सबको आंदोलन जीवी नाम दिया प्रधानमंत्री ने, पर आखिर में प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी की आवाज को सुनना ही पड़ा और वो काले कानून उन्होंने वापस लिया। तभी कुछ वादे किए गए थे किसान संगठनों को कि एमएसपी सही तरीके से तय किया जाएगा, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और डॉक्टर स्वामीनाथन फॉर्मूला के आधार पर ही जो खेती की लागत होती है विस्तृत रूप से उसका 1.5 गुना लेवल पर एमएसपी तय किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं दिया, डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया गया, पर जो स्वामीनाथन जी और चरण सिंह जी हमेशा कहा करते थे एमएसपी के बारे में, उसका तो पूरा नजरअंदाज किया गया। और आज सुबह राहुल जी और तेजस्वी जी ने सुना बिहार के किसान के दर्द को। पहली बात तो यह है, बिहार पहला राज्य था और आज भी एकमात्र राज्य है जहां मंडी का कानून हटाया गया। 2006 में एपीएमसी में अधिनियम हटाया गया था और उसका सबसे बड़ा नतीजा ये है, उसका सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि बिहार के किसानों को एमएसपी से कम दाम मिल रहा है, बिचौलियों को उनको बेचना पड़ रहा है और जो संस्थाएं खड़ी गई थी, सरकारी संस्थाएं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, वो खुद एक बिचौली बन गई है और वो एमएसपी लागू करने में बिल्कुल असमर्थ होगी। दूसरी बात जो किसानों ने उठाई कि 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील कानून पारित कराया गया था लोकसभा में और राज्यसभा में, भूमि अधिग्रहण कानून, जो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया 1894 का कानून को बदला।
संशोधित नहीं थे, बिल्कुल नया कानून लाया गया जिसके तहत किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा जब उनका जमीन का अधिग्रहण होता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र संस्थाएं या राज्य सरकार की संस्थाएं द्वारा। और आज सभी किसानों ने शिकायत की कि हाईवे के जो प्रोजेक्ट है, भारतमाला के लिए जो भूमि अधिग्रहण हुआ है, उनको सही मुआवजा नहीं मिला। तो ये 2 मुख्य बातें आज महापंचायत में आई। मैं अभी अखिलेश प्रसाद सिंह से गुजारिश करूंगा कि आपको संबोधित करें, उसके बाद कन्हैया जी बोलेंगे, उसके बाद शकील अहमद जी कुछ बोलेंगे और अंत में हमारे अंशुल अर्जुन जी हमारे प्रवक्ता आपको संबोधित करेंगे। अखिलेश जी। आदरणीय मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी, शकील अहमद खान साहब, कन्हैया जी, अंशुल अभिजीत जी, ऐसे तो विस्तार से मेरे सहयोगी जयराम रमेश जी ने सारी बातों का उल्लेख कर दिया है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ये धरती जगजीवन बाबू की है। और जगजीवन बाबू, मुझे याद है बचपन में जब यहाँ अकाल पड़ा था, लोगों के घरों में खाने के वजह से लोग मर रहे थे, उस समय जगजीवन बाबू को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी गई थी। और पहला हरित क्रांति जो देश में हुआ, या देश जो आज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ, उसका श्रेय निश्चित रूप से स्वर्गीय जगजीवन बाबू को जाता है। उनकी धरती पर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कल राहुल जी की यात्रा औरंगाबाद में थी, जो अनुग्रह बाबू और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी की धरती थी, कर्मभूमि थी, जन्मभूमि थी। और आजादी के आंदोलन में उन लोगों की भी महती भूमिका थी। वहाँ एक विशाल रैली, और हम औरंगाबाद के कांग्रेस के मित्रों को और वहाँ के जनता को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके वजह से लाखों लोग इकट्ठा हुए और उस रैली को राहुल जी ने संबोधित किया, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी संबोधित किया। आज लगातार जब सासाराम से हम लोग चले हैं, तो हजारों की संख्या में कतारबद्ध होकर राहुल जी से जिस तरह का ऐतिहासिक स्वागत और वंदन किया गया, उसके लिए भी हम बिहार कांग्रेस की तरफ से यहाँ की जनता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जयराम रमेश जी को, जो लगातार, हम लोग तो समझते थे कि ये पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति और इंटेलेक्चुअल केवल हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों यात्राओं में इनकी भूमिका रही, उसका भी मैं सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना चाहता हूँ। हम ये भी कहना चाहते हैं कि पलटू चाचा जरूर पलट के फिर चले गए, लेकिन जिस तरह का जोश बिहार के लोगों में है, किसानों में है, नौजवानों में है, युवाओं में है, उससे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पूरी तरह मुंह की खानी पड़ेगी आने वाले लोकसभा चुनाव में। हम एक बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। आज कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने औरंगाबाद की सभा में, और आज राहुल जी ने किसानों के लिए एक विशेष बात का उल्लेख किया कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी दर्जा देंगे। इसका मतलब जो इस इलाके में हुआ करता था, जिस तरह से किसान यहाँ के डिस्ट्रेस सेल के लिए बाध्य होते थे, कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य, उचित मूल्य नहीं मिलता था यहाँ के किसानों को, और जो उनको हक मिलना चाहिए था वो यहाँ के ट्रेडर्स और बिचौलियों को मिलता था, उस पे उस कानून के आने से रोक लग जाएगी। और कांग्रेस पार्टी जब कभी सत्ता में आई है, हम लोग मंत्री थे इसी विभाग के, मनमोहन सिंह जी ने पहले बजट में सबसे पहले देश भर के किसान संगठन के लोगों को बुला करके और किसानों की दशा दिशा सुधारने के लिए कई कार्रवाई की, और उसमें पहला यही था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। और हमको लगता है कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेके 14वीं 15वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, तब तक किसी भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का हो या गेहूं का हो, कभी दुगना करने का काम नहीं किया था। केवल
कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ था। 72,000 करोड़ रुपए की लोन माफी हुई थी। और केवल वही नहीं, अगर उसके पहले भी हम लोग चले जाएं तो वाजपेयी जी की सरकार में गाड़ी खरीदने वाले ट्रेडर्स और बाकी लोगों, बड़े लोगों को 10% पर ऋण मिलता था, 8% पर ऋण मिलता था। और किसान जब अपना बैंक और इंस्टीट्यूशन में लोन लेने जाता था तो उसको 10% पर लोन मिलता था। यूपीए सरकार ने यह फैसला किया कि ये हम नहीं सहेंगे और उन्होंने मनमोहन सिंह जी की सरकार में यह फैसला हुआ कि किसानों को 10% की जगह 4% पर ऋण मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों की दशा दिशा सुधारने का काम करती रही है और आज जो ये निर्णय हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसका न केवल बिहार बल्कि देश भर के किसान उसका स्वागत करेंगे। फिर से हम यहाँ के लोगों को हृदय से आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने राहुल जी का, हमारे नेता का इस न्याय यात्रा में भरपूर समर्थन किया, उत्साहवर्धन स्वागत किया। आप सबों को भी मिलने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और अब कन्हैया से मैं आग्रह करता हूं कि आपको पत्रकार साथियों, सबसे पहले आप सबका स्वागत है। और आप जानते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 34वां दिन है और कल हमारी यात्रा 34वां दिन है और कल हमारी यात्रा सूर्यदेव की नगरी औरंगाबाद में थी। वहाँ भारी जनसभा हुआ। राहुल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने उसका स्वागत किया। और आज की यात्रा किसान महापंचायत से शुरू हुई है और आप सब जानते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबू जगजीवन राम जी की धरती है। यहाँ पर किसानों से बातचीत करते हुए, लोगों से मिलते हुए यात्रा सासाराम रोहतास होते हुए कैमूर की धरती पे पहुँचा है। और आप यह भी जानते हैं कि इस वक्त बिहार में 10वीं का एग्जाम हो रहा है। तो हम कांग्रेस पार्टी से सभी विद्यार्थियों को, सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हैं। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इस न्याय यात्रा में प्रमुखता से हम लोग 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। युवाओं का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसानों का न्याय और श्रमिकों का न्याय। अगर हम इस 5 तबके को लेकर के देखें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि देश में एक अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। स्थिति ये है, अभी कल ही आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया। और इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया था तब राहुल जी ने इसके ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये इस देश में चोरी को कानूनी दर्जा, चोरी को कानूनी रूप देने के लिए लाया गया है। मतलब सीधा का सीधा इसका हिसाब ये है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े धन्ना सेठों से चंदा लेना है और जब चुनाव जीत जाएंगे तब देश का धंधा पानी जो है उनको हैंडओवर कर देना है। और ये जो मॉडल है, यही मॉडल है मोदानी का मॉडल। मोदानी कहने का मतलब मोदी जी और अदानी जी एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। गंगाधर ही शक्तिमान है, दोनों एक ही हैं। उनका काम है आर्थिक फ्रंट पे अदानी जी का लूटना और इनका काम है राजनीतिक फ्रंट पे देश को गुमराह करना, देश को भटकाना। और जब कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि अगर आप चंदादाताओं का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आप अन्नदाताओं का कर्जा क्यों नहीं माफ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी, पूर्व मंत्री यहाँ मौजूद हैं, 71,000 करोड़ 72,000 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया। और आज जब किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जो वादा किया था सरकार के साथ, जो किसान आंदोलन हो रहा था, सरकार के साथ समझौता हुआ, सरकार ने वादा किया कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। और मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा कि पूरे देश में जैसे एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक इलेक्शन की बात करते हैं, 1 नेशन 1 एमएसपी की बात की थी उन्होंने। हकीकत क्या है कि इस एरिया को धान का कटोरा कहा जाता है।
धान का एमएसपी यहाँ लोगों को नहीं मिलता है और बाहर के साहूकार आते हैं, यहाँ से धान खरीद करके छत्तीसगढ़ में जाकर के बेचते हैं, यहाँ से गेहूं खरीद करके मध्य प्रदेश में जाकर के बेचते हैं, क्योंकि वहाँ एमएसपी ज़्यादा मिलता है। यहाँ एमएसपी पे किसानों की खरीद नहीं होती है। तो ये जो मॉडल है, ये जो पकोरानोमिक्स है, इस पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं। और मज़ेदार बात देखिए, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत आप बिहार में सुने होंगे कि जब हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत बताया और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का स्वागत किया, तो आज हमारा ही अकाउंट फ्रीज कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी का सारा अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो ये सरकार मनमानी कर रही है, ईडी का, सीबीआई का, तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश में विपक्ष का गला घोटना चाहती है। बिहार में विपक्ष का गला घोटा गया है। क्यों? क्योंकि इस देश के आम लोगों के न्याय के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों, वंचितों, गरीबों के लिए लोकतंत्र में उनकी आवाज़ समाप्त कर दिया जाए, उनके अधिकार समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय की यात्रा है। न्याय की पुनर्स्थापना करके इस देश को हम जोड़ करके रखेंगे। नफरत को हरा करके, अन्याय को हरा करके हम लोग न्याय की मशाल जो है जलाए रखेंगे। तो मैं देश के और बिहार के सभी युवाओं से अपील करता हूं कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़िए। अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने हक के लिए आप न्याय योद्धा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शकील मुख्तलिफ चैनल्स के शांत हो जाइए। अखबारों के नुमाइंदगान सारी बातें पूर्व के वक्ताओं ने कह दी हैं। ये जो धरती है जहाँ से हमने आज जहाँ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये पूरा इलाका और बिहार पूरा बुद्ध जैन की धरती रही है और तारीख में शेरशाह सूरी का इलाका रहा है और बाद के दिनों में जगजीवन राम का इलाका और उनके काम रहे जो हमेशा याद किए जाते रहे हैं। इस मुल्क में अधिनायकवाद है, जुल्म, तशद्दुद, बिखराव की राजनीति हो रही है। मुल्क के तमाम लोगों के बीच में जो प्यार, मोहब्बत, अमन था, उसको चकनाचूर करने की कोशिश की गई है। इन तमाम बातों के खिलाफ, इन तमाम अधिनायकवाद के खिलाफ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने यह प्रण किया है, यह कसम खाई है कि इस मुल्क में जा कर हिंदुस्तान के बाशिंदगान के साथ फिर से एका कैसे कायम की जा सके, आर्थिक गुलामी जो चल रही है उसके खिलाफ कैसे हम लोग मुतहर्रिक हो सके, कैसे तहरीक को आगे ले जा सके और उस तहरीक को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने में राहुल गांधी जी का योगदान आपके साथ है। यही बात आपसे कहनी है। मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तहरीर जो दीवार पे लिखी हुई है कि आने वाले दिनों में यह जो सरकार चल रही है जुल्म तशद्दुद की, यह सरकार बिखराव की, एक दूसरे के बीच में अलगाव पैदा करने के तमाम के खिलाफ मुल्क, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी इत्तेहाद कायम रहेगा और आने वाले दिनों में इनकी शिकस्त फाश होगी। आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में अंशुल। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय जयराम जी, अखिलेश जी, शकील जी, कन्हैया जी, राजेश राठौर जी, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुशवाहा जी, आलोक जी, मैं बहुत आभारी हूँ कि यहाँ पर आप शामिल हो सके। आपका और मेरा तो बहुत ही करीब का रिश्ता है और बहुत गहरा रिश्ता है आज का नई पीढ़ियों का, और उस रिश्ते को मैं अपने दिल में महफूज रखता हूँ हमेशा। और जैसे कहा गया है कि मेरे नाना जी बाबू जगजीवन राम की जमीन है, ये उनकी कर्मभूमि है, यहाँ से गुजर रहे हैं हम। और आप अगर नहीं जानते होंगे लेकिन गांधी जी भी यहाँ पर मोहनिया में आए थे, उसकी पुष्टि है, उसका इसके अखबार की क्लिपिंग्स है, और यहाँ पर यहाँ रुके भी थे। तो ये सचमुच एक क्रांतिकारी जमीन है, मुखालिफत करना जानती है, संघर्ष करना जानती है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि यहाँ की सारी पत्थरों में शहादत की रस्में लिखी हुई हैं। ऐसी ये जमीन है, ये ऐसी ये मिट्टी है। तो यहाँ पर सही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहीं से गुजरे, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोई एक सफर नहीं है, वो एक संकल्प है, एक सोच है, एक विचारधारा है, एक मकसद है, एक संदेश है। और मुझे लगता है कि इस जमीन से भारत जोड़ो यात्रा को भी बल मिलेगा और इस जमीन को भी भारत जोड़ो यात्रा से वो शक्ति मिलेगी, वो ऊर्जा मिलेगी। भाई हम न्याय की बात कर क्यों रहे हैं यहाँ पर? हम बदलाव की बात कर रहे हैं, हम सामाजिक
बदलाव की बात कर रहे हैं, हम मानसिकता की तब्दीली की बात कर रहे हैं, हम लड़ने की बात कर रहे हैं, हम संघर्ष की बात कर रहे हैं, हम सामाजिक अन्याय की बात कर रहे हैं। और सामाजिक अन्याय इसलिए है क्योंकि जाति प्रथा है, क्योंकि भेदभाव है, ऊंच नीच है यहाँ पर, और इसके लिए हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। जो इंसानों के कतार में सबसे पीछे खड़े होते हैं, जो समाज के पायदान में सबसे नीचे हैं, जो जूता काटते हैं, जो पटरी पे सामान बेचते हैं, जो रोटी प्याज और नमक के साथ खाते हैं, जो कच्चे मकान में रहते हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। ये यात्रा राहुल गांधी जी की यात्रा उनके लिए है, और देखने चाहिए ये यात्रा सचमुच अद्भुत है। वो हुजूम, वो ऊर्जा, वो उत्साह जो हमें देखने को मिला, वो सचमुच अनोखा, वो अद्भुत था। और फिर हम आर्थिक अन्याय की बात कर रहे हैं, जो बेरोजगारी है, जो मुफलिसी है, जो मंदी है, जो गैर बराबरी है, उसकी भी हम मुखालिफत कर रहे हैं। हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं। और जो किसान हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उनके क्या हालात हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जो किसान खेत पे उतरते हैं वो कफन बांध के उतरते हैं। तो ये हालात आ गए हैं। तो मैं आखिर में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। आप सब खुश रहें, यहाँ के लोग आबाद रहें, मैं दुआ करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सवाल। हाँ, एक एक करके प्लीज। सर, आपके जो बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, आपके कई सारे बैंक अकाउंट फ्रीज किए, क्या लगता है कि क्यों ये हुआ है? रिलीज हो गया, क्या है? मैं, आप लोग सब जानते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये काउंटडाउन शुरू हो गया है। झूठ, सूट, बूट और लूट, 4 रूट है। सूट, बूट, झूठ, लूट। और कल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ और सीधे और तीखे भाषा में कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो मोदी सरकार बड़ी धूमधाम तरीके से 2017 में लाई थी, वो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है। जब नोटबंदी हुआ था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2 मिनट का भाषण दिया था राज्यसभा में। उन्होंने कहा था नोटबंदी ऑर्गेनाइज्ड लूट है और लीगलाइज्ड प्लंडर है। और यही कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में। जो आज और या कल हमारे अकाउंट को फ्रीज किए गए हैं, ये क्या है? दिखाता है ये धमकी की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है, उत्पीड़न की राजनीति है। और ये राजनीति है ऐसी सरकार की जो जान गई है कि वो वापस आने वाली नहीं। हम इसको जो कुछ हम कार्रवाई करना है कानूनी तौर से हम जरूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो कुछ लोकतांत्रिक तरीका हमारे लिए है हम उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। पर मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, हम डरे नहीं हैं, हम पीछे हटेंगे नहीं। हमारी आवाज को चुप नहीं करा सकती मोदी सरकार। और जो कल इन्होंने किया है हमारे अकाउंट को लेकर, ये गैर कानूनी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इसमें एक चीज मैं आप सब पत्रकार साथियों को खास करके कहना चाहता हूँ। देखिए, ये सरकार जो है हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स अपनाती है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था तब से ही कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही थी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कल इसको खारिज कर दिया तो ये बात जो है जनता का उस तरफ ना जाए कि भाजपा इसको जानबूझ करके लाई थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए हमारे अकाउंट पे कार्रवाई कर दिया गया। तो मैं सब लोगों के माध्यम से देश को कहना चाहता हूं, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज लूट का हम विरोध करेंगे, और आप हमारा अकाउंट बंद करा करके सच की आवाज को नहीं दबा सकते। हाँ जी, और स्वामीनाथन आयोग आपके वन में बना था, स्वामीनाथन आयोग
यूपीए 1 में बना था, यूपीए 2 में 2006 में रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी उसको क्यों नहीं लागू की जब सत्ता में? अभी थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। किस व्यक्ति ने कहा था ये शब्द? क्रोनोलॉजी समझिए। हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा था, अभी क्रोनोलॉजी समझिए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी क्रोनोलॉजी समझिए। स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री ने उस रिपोर्ट को तत्कालीन प्लानिंग कमीशन, जो एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, जिसके सदस्य देश के सारे मुख्यमंत्री, उनको कहा आप इस रिपोर्ट पर अध्ययन कीजिए और सरकार को अपनी सिफारिशें दीजिए। तो 2007 में एक मुख्यमंत्रियों की समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 2011 फरवरी में उस समिति ने मनमोहन सिंह जी को अपना रिपोर्ट सौंपा। उसमें मोदी जी ने खुद लिखा है कि समय आ गया है एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए, और कई बातों का जिक्र किया उन्होंने। एमएसपी किस आधार पर तय करना चाहिए? स्वामीनाथन जी का फॉर्मूला था कि जो खेती की लागत है, विस्तृत रूप से खेती को लागत को ध्यान में रखते हुए उसको 1.5 गुना एमएसपी देना जरूरी है। 2011 में ये रिपोर्ट आई, मुख्यमंत्रियों की समिति की रिपोर्ट आई। 2012 और 2013, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण कदम है, तो हमने फिर से राज्यों के साथ बात की, सभी राज्यों से हमने बात की पार्लियामेंट में। तब हम डॉक्टर स्वामीनाथन राज्यसभा के एक नॉमिनेटेड मेंबर भी थे, उन्होंने भी अपना भाषण दिया राज्यसभा, मैं भी था, मंत्री था। तो करीब 1.5 साल लगे इसमें। जब वक्त आया लागू करने के लिए, हमारे सामने खाद्य सुरक्षा कानून था, हमारे सामने भूमि अधिग्रहण का तब कानून नहीं था, खाद्य सुरक्षा विधेयक था, बाद में भूमि अधिग्रहण विधेयक था। 2013 में ये सब पारित हो गए और तब चुनाव की घोषणा हुई। तब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सोचा ये बहुत बड़ा कदम है, एक आम सहमति हमने बना ली है, जब हमारी सरकार वापस लौटेगी तब इसको हम लागू करेंगे। ये सितंबर 2013 में ये निर्णय लेना था। हमारी सरकार वापस नहीं आई, मोदी जी की सरकार बनी। वही नरेंद्र मोदी जिन्होंने मुख्यमंत्रियों की समिति की अध्यक्षता की, और वही समिति जिसने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का समर्थन दिया। 2014 से इस पर मोदी जी ने कुछ कार्रवाई नहीं की। सवाल आप मुझसे कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में, सवाल आपको करना चाहिए नरेंद्र मोदी के बारे में। ये हकीकत है। आज जो सवाल प्रधानमंत्री से पूछने चाहिए वो सवाल पूर्व प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। 10 साल हो गए जब काले कानून लाए गए, जबरदस्ती उसको पारित किया गया। किसान संगठनों ने कहा एमएसपी का दर्जा, कानूनी दर्जा क्यों नहीं देते? अच्छा, एक बात समझ लीजिए, ये कानूनी दर्जा क्यों उठता है? अगर सरकारी संस्थाएं हैं तो कानूनी दर्जा का सवाल ज्यादा उठता नहीं है। कानूनी दर्जा तभी महत्व रखता है जब खरीद निजी कंपनियों से होता है। अगर निजी कंपनियां एमएसपी से कम दाम पर खरीद रहे हैं, इसीलिए किसान संगठनों ने कहा, अभी
निजी कंपनियां हैं वो खरीद रहे हैं, बिचौलियां हैं वो खरीद रहे हैं, पर एक लेवल होना चाहिए जिसके नीचे दाम नहीं गिरना चाहिए। तो इसीलिए ये कानूनी दर्जा का विषय 2020 के बाद और भी अर्जेंट हुआ और भी महत्व लिया उसने। तो आपका सवाल जो है सही वास्तविक सवाल है, और हकीकत है कि 2011 में नरेंद्र मोदी ने अपनी समिति की सिफारिश दी, प्रधानमंत्री ने उसको स्वीकारा, पार्लियामेंट में बहस हुई, फिर से 2 बार राज्यों से बातचीत हुई, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार कृषि राज्यों का अधिकार बनता है। फिर भी हमने निर्णय लिया था कि हम इस दिशा में जाएंगे, और हमारे सामने बड़े बड़े कानून बनाने थे, खाद्य सुरक्षा कानून जो आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम पर जाना जाता है, और भूमि अधिग्रहण कानून। तो तब हमने निर्णय लिया, तब हम सरकार वापस आएंगे, तब ये स्वामीनाथन फॉर्मूला हम लागू करेंगे। पर हम नहीं आए, मोदी जी आए। हम उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी इसको लागू करेंगे, उन्होंने लागू नहीं किया। तो कृपया प्लीज ये सवाल आप प्रधानमंत्री जी से कीजिए, हमसे मत कीजिए। रमेश ये बताइए कांग्रेस से सत्ता क्यों रुकी अभी तक? आप एक बुजुर्ग सीनियर नेता है, कांग्रेस सत्ता क्यों रुकी है? देखिए, अगर राजनीतिक सवाल आप करना चाहते हैं, मैं आपसे अलग से बात करूंगा। हम यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा और जो अन्याय हो रहा है किसानों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर, श्रमिकों पर, उसकी बात हम कर रहे हैं। हाँ, एपीएमसी का मैंने जिक्र किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार पहला राज्य था हमारे देश में जिसने एपीएमसी एक्ट को हटाया, और हमें तब कहा गया 2006 में, अरे ये बहुत क्रांतिकारी और प्रगतिशील कदम हमारे गिरगिट मुख्यमंत्री ने लिया है। क्या इससे क्या होगा? इससे निजी निवेश आएगा, किसानों को बहुत फायदा होगा, किसानों का स्टोरेज के लिए नई निवेश होगी, और किसान को एमएसपी के नीचे बेचने को मजबूर नहीं होंगे। इसका नतीजा बिल्कुल विपरीत हुआ। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आज बिहार में अगर एक कदम नीतीश कुमार जी ने लिया है अपने कार्यकाल में, जिसने बिहार की कृषि को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, वो एपीएमसी एक्ट का समाप्त कर। एक सवाल ये है कि अभी आपने नीतीश कुमार जी का नाम लिया सर, अब बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई हुई है, तो बिहार से एक सवाल है कि इंडिया गठबंधन जब बना था तो बनने के बाद भाजपा में एक ये नजर आ रहा था कि उनकी बौखलाहट समझ में आ रही थी, कहीं डर था कहीं हाथ न जाए जनता न रहे, क्योंकि कई राज्यों के बड़े बड़े मुख्यमंत्री इसमें जुड़े हुए थे, कई दलों के। एकाएक बिहार की बात किया तो नीतीश कुमार हटते जो सूत्रधार माने जाते थे ये गठबंधन के, जो इंडिया गठबंधन के, उनके हटने से बिहार में सूत्रधारों में से एक थे जी, सूत्रधारों कई सूत्रधार थे, सूत्रधारों में से एक थे। 23 जून को उन्होंने बैठक बुलाई पटना में, 18 विपक्ष पार्टियां आई, उसके बाद में 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई, नीतीश कुमार जी मौजूद थे। उसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक हुई, नीतीश कुमार जी मौजूद थे। उसके बाद 18 दिसंबर को बैठक हुई दिल्ली में, नीतीश कुमार जी मौजूद थे। पलटी मारने का समय नहीं आया था उनको, उन्होंने जब पलटी मारने का समय आया उन्होंने पलटी मारी। मैं और क्या कह सकता हूँ? जो व्यक्ति 4 बैठकों में वो मौजूद थे और उन्होंने भाग लिया और उन्होंने कहा बीजेपी को हर हालत में हमें हराना है, इस अहंकाचार्य से हमें छुटकारा मिलना है। मोदी जी की जो उन्होंने बात कही वो कभी कहीं छपा नहीं है, क्योंकि अंदर की बात है। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने प्रधानमंत्री की इतनी आलोचना की, राजनीतिक आलोचना, व्यक्तिगत आलोचना, और आज उसी व्यक्ति के गोदी में जाकर बैठे हुए हैं। उनका क्या कहना? क्या लगता है सब उनके जाने से कुछ फर्क पड़ेगा? अभी हमारे गठबंधन में 26 पार्टियां हैं और ठीक है, हम एक लोकतांत्रिक गठबंधन है, हम एनडीए के माफिक नहीं है,
इंडिया है, इंडिया गठबंधन से 2 आई निकाल दीजिएगा, 2 आई, ईमानदारी और इंसानियत, तो एनडीए बन जाता है। इन्होंने किसी ने ये गणित मेरे युवा साथी ने मुझे सिखाया, इंडिया में 2 आई निकाल दी हो, इंसानियत और इंसाफ, इंसानियत या ईमानदारी, तो एनडीए बन जाता है। 26 पार्टियां हैं आज भी इंडिया गठबंधन में, और अगर प्रधानमंत्री चिंतित नहीं है, मैं आपको कहता हूं, अगर प्रधानमंत्री चिंतित नहीं है इंडिया के बारे में, जो व्यक्ति कहा करते थे कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, आज कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता पार्टी में लगे हुए। देखिए राज्यसभा में किन किन को टिकट दिया है, किन किन को शामिल कर रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं, एक या 2 नेता को बीजेपी में शामिल कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है? डेस्परेशन दिखाता है ना, नर्वस है, परेशान है, बौखलाए हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से घबराए हुए हैं बीजेपी और खास तौर से प्रधानमंत्री। इसका सवाल, एक सवाल ये है कि बार बार ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है बीजेपी को मौका दे रही है केंद्र में सरकार चलाने का? इतना बड़ा कई सालों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा श्री भगवान का होता है, राम जी का, उसमें आप लोगों ने उसका विरोध किया। हमने विरोध नहीं किया, हमने एक राजनीतिक फंक्शन का, एक राजनीतिक निमंत्रण को हमने कहा हम इस स्थिति में नहीं है, हम इसको स्वीकारेंगे। वो एक राजनीतिक प्रोजेक्ट था कई सालों से, वो एक राजनीतिक समारोह था, और एक ही राजनीतिक व्यक्ति के लिए वो उस दिन वो आयोजित किया गया था, और वो मौजूद थे बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार, यही तो लोग मौजूद थे ना 22 जनवरी को। और 22 जनवरी को राहुल जी को गुरु शंकर देव के जन्म स्थान को जाने से रोका गया, यही उनका मंशा है। देखिए, एक बात स्पष्ट जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म का विरोध नहीं करती है। हम सब सर्व धर्म समभाव में भरोसा करते हैं, और इसीलिए संविधान में एक बात लिखी हुई प्रस्तावना में, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, तो किसी धर्म का विरोध करने का तो सवाल ही नहीं है। और ये तो गांधी की पार्टी है ना, गांधी मरते दम तक भी उनके मुंह से राम का नाम निकला था। हम नाथूराम का विरोध करते हैं, राम जी का विरोध नहीं करते। ये बात बार बार गलत तरीके से प्रचारित की जा रही है। और एक बात जान लीजिए, बिहार का बच्चा बच्चा यह जानता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कण कण में ईश्वर का वास होता है। यहीं पे आपको गोनू झा का कहावत सुनने को मिला है ना, क्या कहते हैं वो कि यत्र हरि तत्र हरि, तो मुद्दा वहां के कपार पर है नहीं, मिथिला में कहावत, बोलिए मिथिला में ही कहावत है। तो बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग हर बात को बखूबी समझते हैं, क्योंकि जैन धर्म का केंद्र भी बिहार, बुद्ध धर्म का केंद्र भी बिहार, सिख धर्म का केंद्र भी बिहार, हिंदू धर्म का केंद्र भी बिहार। और आप तो शेरशाह सूरी के इलाके से हैं। शेर दिल जो है वो राजा था, यहाँ से जाकर के दिल्ली तक की चढ़ाई की, सबसे लंबा सड़क बनाया, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो बिहार के लोगों को बहलाने की कोशिश नहीं करे भाजपा, जो वो प्रभु श्री राम के नाम पे नाथूराम की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम समझते हैं। और जान लीजिए, हम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक निमंत्रण को आग्रह पूर्वक अस्वीकार किए, निमंत्रण को मंदिर जाने से अस्वीकार नहीं किए हैं। और उसी दिन राहुल जी मंदिर जाना चाह रहे थे, पुलिस बल लगा करके बीजेपी के मुख्यमंत्री ने उनको रोकने का प्रयास किया। धर्म के नाम पर जो इस देश का लोगों का रोजगार और धंधा पानी लूटा जा रहा है ना, ये खेल समझने का जरूरत है। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति से हमको बचना पड़ेगा और इकट्ठा होकर के न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। ओके, शुक्रिया।